गुड मॉर्निंग। बीपी हेड में 3 तरह के खर्चों के बारे में बात कर ली थी। स्पष्टतया स्वीकृत व्यय, वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्यय और स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय। अब है कुछ दशाओं में अस्वीकृत व्यय। मतलब कुछ ऐसी दशाएं घटित होती है कि वैसे व्यय जो है वो अस्वीकृत हो जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर का मैं ले रहा हूँ, विशिष्ट व्यक्तियों को किए गए भुगतान। तो विशिष्ट व्यक्ति कौन है? जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसका कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है ना, उनको यदि कोई भुगतान करता है और वो भुगतान मान लो निर्धारित सीमा से अधिक है तो अस्वीकृत करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, अब मैं कच्चा माल खरीदता हूँ अपने किसी रिश्तेदार से और कुछ कच्चे माल की मार्केट में कीमत है मान लो ₹1,00,000 और मैं उस अपने रिश्तेदार को पैसे दे रहा हूँ उस माल के ₹3,00,000, तो ₹2,00,000 ज़्यादा भुगतान कर रहा हूँ ना, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट पहुँचा रहा हूँ और मेरे टैक्स लायबिलिटी कम कर रहा हूँ, जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में ये जो एक्स्ट्रा भुगतान किया है मैंने, अतिरिक्त भुगतान, वो अस्वीकृत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लेते हैं, ₹10,000 से अधिक नगद भुगतान। मतलब 10,000 तक का भुगतान आप यदि किसी को कैश में कर रहे हो, नगद में कर रहे हो, तब तो ठीक है। 10,000 से ज़्यादा का भुगतान है यदि किसी को देना है अपने को, तो केवल और केवल अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए या आजकल जो डिजिटल माध्यम है जैसे NEFT है, RTGS है, इन्हीं से होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट है। इससे 10,000 से अधिक का भुगतान यदि आपने कैश में कर दिया तो पूरा का पूरा व्यय अस्वीकृत माना जाएगा। ये 10,000 की लिमिट तो नॉर्मल बिजनेस के लिए है और एक लिमिट है 35,000। वो किसके काम आएगी? जो ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। मान लो मैं अपना किराए पे देने का काम कर रहा हूँ, कोई ट्रक है या ट्रांसपोर्ट वाहन में खुद चलवा रहा हूँ अपने, तो उनके लिए लिमिट 10,000 की जगह 35,000 की, ठीक है ना। 35,000 तक का नगद भुगतान उनके लिए अलाउड है और 35,000 से अधिक का नगद भुगतान उनके लिए डिसअलाउड है। उसके बाद में ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आयोजन। मान लो आप अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करना है, उसके लिए कोई आयोजन कर रहे हो, तो केवल और केवल गत वर्ष का आयोजन तो स्वीकृत होगा और उसके अलावा कोई आयोजन कर रहे हो आप, तो वो ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए किया गया जो आयोजन है वो अस्वीकृत। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो वास्तविक भुगतान पर स्वीकृत होते हैं और यदि आउटस्टैंडिंग है, उनका भुगतान नहीं किया है तो अस्वीकृत होते हैं। केवल आप एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो तो ही स्वीकृत होंगे और यदि पेमेंट नहीं किया है तो फिर वो अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? टैक्स है, चुंगी ऑक्ट्रॉय है, किसी को ब्याज देना है आपको, तो ब्याज की राशि, जैसे लोन लिया हुआ है बैंक से और बैंक को अपने को ब्याज का पेमेंट करना है, तो यदि ब्याज पेड किया है तो छूट मिलेगी और पेड नहीं किया, आउटस्टैंडिंग छोड़ रहे हो तो फिर छूट नहीं मिलेगी। कर्मचारियों के लिए बनाए गए किसी फंड में अंशदान, फंड बना रखा है और उसमें हम अंशदान कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो छूट मिलेगी और नहीं कर रहे तो नहीं मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को दिया जाने वाला बोनस
कमीशन, ये भी देखना पड़ेगा कि भाई बोनस कमीशन आपने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन पेमेंट किया या नहीं किया। पेमेंट किया है तो छूट मिलेगी, पेमेंट नहीं किया है तो छूट नहीं मिलेगी। कर्मचारियों की जमा छुट्टियों का भुगतान, मान लो कर्मचारियों की कोई छुट्टियां जमा पड़ी है और वो रिटायर हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है, तो रिटायरमेंट पे जो भुगतान कर रहे हो आप उसको वो स्वीकृत करना पड़ेगा अपने को। यदि नगद भुगतान मतलब भुगतान कर रहे हो तो स्वीकृत है, और भुगतान नहीं कर रहे हो तो स्वीकृत नहीं करना है। इसके अलावा जैसे मान लो आपने रेलवे की कोई संपत्ति यूज की तो उसका यदि आपने भुगतान कर दिया है तो स्वीकृत है, और भुगतान नहीं किया है तो स्वीकृत, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें जो है ये मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप लोगों को जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान की बात तो पहले बता ही चुका हूँ। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए छूट कितनी मिलती है, यदि खर्चा मालिक स्वयं कर रहा है, बिजनेस का जो मालिक है वो खर्चा स्वयं कर रहा है तब तो 100% मिलती है, और किसी अनुमोदित संस्था को दे रहा है या राष्ट्रीय प्रयोगशाला को दे रहा है तो खर्चे की 1.5 गुना छूट मिलती है। ये बात हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं कि जितना पेमेंट आपने किया है उस संस्था को, इसके खर्चे की 1.5 गुना छूट आपको मिल जाएगी। तो ये बात भी ध्यान रखने की है। इसके अलावा अब लगभग सारे पॉइंट तो अपने हो गए हैं। एक कृषि आय का है, तो वैसे तो आपको मैंने पहले बता दिया था, कृषि आय जो होती है वो कर मुक्त होती है। भारत में जो कृषि आय होती है वो क्या होती है, कर मुक्त होती है। लेकिन जैसे आपको मैंने बताया था कि चाय कॉफ़ी रबड़ के लिए अलग अलग परसेंटेज तय है, किसी का 60%, किसी का 35%, उतने बिजनेस की आय मानी जाती है, बाकी कृषि आय मानी जाती है। तो वो सब पॉइंट भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो मोस्टली अपने लगभग सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स बाकी है ना, लेकिन वो इतने काम में नहीं आते हैं। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में यदि कोई पॉइंट आएगा तो उस समय हाथों हाथ उस पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि उस पॉइंट का नियम क्या है। बाकी जनरली जितने नॉर्मल पॉइंट्स काम में आने चाहिए इस हेड के, बिजनेस हेड के लिए, वो सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का लगभग अपना कंप्लीट है। कोई नया पॉइंट आएगा तो उसी समय क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कराऊंगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करने के लिए आपको पहले तो थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से पढ़ना ही है, सारा बताया हुआ है। वीडियो को अच्छी तरह से सारे देखो, है ना, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।